स्टूडेंट्स, आज जनन स्वास्थ्य का अगला टॉपिक जनसंख्या विस्फोट के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या क्या होता है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहने वाली मानव की संख्या को मानव की जनसंख्या कहते हैं। जैसे भारत एक भौगोलिक क्षेत्र में जितनी मानव की संख्या है निश्चित समय में, जैसे 2020 में, तो 2020 की जनसंख्या कहलाएगी। और मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी का डेमोग्राफी क्या है? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो जनसंख्या समझ गया। अब जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं? तो किसी भी मानव जनसंख्या में जो एक प्रमुख उसका करैक्टर होता है, लक्षण होता है, वह होता है उस जनसंख्या की वायु संरचना, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उस जनसंख्या की वृद्धि की अवस्था क्या है। तो आयु संरचना का तात्पर्य है कि इसे आप देखें तो एक ये आयु संरचना के आधार पर पिरामिड बनता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा भी पिरामिड बनता है और एक ऐसा भी पिरामिड बनता है, इस तरह से बनता है। अब इसमें जनसंख्या को आयु की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग वह जो 18 साल के नीचे की जनसंख्या है, अर्थात वो प्री रिप्रोडक्टिव जनसंख्या कहलाती है। प्री रिप्रोडक्टिव यह जनसंख्या है, यानी जनन पूर्व जनसंख्या, जो जनन में भाग नहीं लेते हैं, वह जनसंख्या जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं। दूसरी जनसंख्या का भाग होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव का मतलब ये है जननक्षम जो जीव होते हैं उसको 18 से 50 साल के बीच के जो लोग होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव में, जननक्षम में रखते हैं, यानी ये बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो जनसंख्या होती है उसको कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है यह जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात 50 साल से ऊपर की जो जनसंख्या होती है उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव जनसंख्या कहते हैं। तो एक तो ये अवस्था होती है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव यानी 18 साल से नीचे के लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद बीच की अवस्था है जिसमें 18 से 50 साल 40 साल के लोग हैं, 45 साल के, और दूसरा बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दूसरी अवस्था ये होती है कि जो जनन में भाग लेने वाले लोग हैं उनकी ये फर्स्ट वाली अवस्था है, ये सेकेंड वाली अवस्था है और ये थर्ड वाली अवस्था है। इसमें क्या होती है कि ये स्थिर जनसंख्या है। स्थिर जनसंख्या का मतलब कि इसमें जो जन्म लेते हैं 18 साल के नीचे, नौजवान और बुजुर्ग, तीनों की संख्या लगभग समान होती है, अर्थात यह जनसंख्या बढ़ती नहीं है, यह स्टेबल है। यह जनसंख्या स्टेबल है, स्थिर है। और ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, इंक्रीजिंग जनसंख्या है। इसमें 18 साल के नीचे की बहुत ज़्यादा संख्या है, अर्थात इसमें जन्म दर ज़्यादा है, और यहाँ स्टेबल है, यानी जन्म दर मृत्यु दर वाले बच्चे लोग हैं वो समान है, बराबर है।
और तीसरी इस तरह की जनसंख्या होती है जहां पर ये फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव अर्थात 18 साल के नीचे के लोग कम हैं और नौजवान और बुजुर्ग ज़्यादा है। तो ऐसी जनसंख्या डिक्रीजिंग जनसंख्या कहलाती है, यानी यह संख्या यहाँ पर घट रही है। जैसे कुछ देश हैं यूरोप के, ब्रिटेन वगैरह है, उस तरह के देश जहाँ जनसंख्या कम हो रही है, और ऐसे देश जहाँ जनसंख्या स्टेबल है, यूरोप के अधिकांश देशों में स्टेबल जनसंख्या है। लेकिन भारत जैसे देश में, चीन जैसे देश में ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रोग्रेसिव जनसंख्या है और उसका ये जन आयु संरचना इस तरह से बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये किस 3 प्रकार की आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या होती है। अब आगे आप देखते हैं कि यह जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय 1951 के आसपास हमारी आबादी 35-36 करोड़ थी, ये इतनी करोड़ थी, और यह इस समय हमारी जनसंख्या 2020 में, ये पिछली 2020 में हमारी संख्या लगभग 137 करोड़ हो गई। पिछली जो जनगणना हुआ था 11 में, उस समय 2011 में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ था। तो जनसंख्या 1951 में 35 करोड़ से 2020 में 137 करोड़ होना काफी तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 1900 में विश्व की आबादी 2 अरब थी और 2000 के आसपास यह आबादी 6 अरब है, और इस समय 2020 में यह आबादी 7.8 अरब के आसपास पहुंच गई है। तो यह जनसंख्या काफी तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। विश्व में प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन करीब 2 लाख आबादी बढ़ रही है। प्रत्येक दिन 2 लाख आबादी बढ़ रही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह प्रत्येक महीने जो आबादी होगी, प्रत्येक दिन है, प्रत्येक महीने करीब 6 करोड़ बढ़ रही है। और इस प्रकार से करीब 70 करोड़ जनसंख्या प्रत्येक वर्ष विश्व में बढ़ रही है। तो इस प्रकार एक कम समय में किसी स्थान पर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जो इस आंकड़े से आप समझ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत की जनसंख्या करीब 161 करोड़ हो जाएगी और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या होगी। इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि होती रहेगी। तो यह जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपने समझा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। अब इस जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? क्या कारण है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है? तो आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से निम्न कारण है: शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, तीसरा मृत्यु दर में कमी,
मृत्यु दर में कमी, और एक और कारण है कि जनसंख्या या जनन दर का अधिक होना, जनन दर का अधिक होना, ये 4 मुख्य कारण हैं। जैसे जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की समस्या सुविधाएं बढ़ी तो शिशु मृत्यु दर में कमी आई। जो बच्चे प्रसव के बाद जन्म लेते थे पहले काफ़ी उनका मृत्यु हो जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ी, खान पान की सुविधा बढ़ी, तो जो शिशु जन्म लेते रहे उनके जन्म के बाद जीने की संख्या बढ़ गई, तो शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई। इन स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, पोषण ठीक होने के कारण और जागरूकता के कारण शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आ गया है, और जो जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा कारण मृत्यु दर में कमी। दिन पर दिन लोगों की आयु का जो एवरेज आयु है वो बढ़ती जा रही है। इस समय भारत में एवरेज आयु करीब 70 वर्ष है, और एक समय था कि बहुत कम होता था, 35-40 होता था। तो मृत्यु दर में जो कमी लोगों की है उसके वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। और चौथा कारण जन्म दर का अधिक होना। चूँकि भारत में जन्म दर बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति जन्म दर यहाँ ज़्यादा होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिनके वजह से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये 4 कारण हैं, इसके अलावा निरक्षरता है, इसके अलावा सामाजिक कारण है, निरक्षरता, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, इन सब कारणों से भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब कारण आप जान गए जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, तो इसके रोकथाम के बारे में भी, या जनसंख्या के कारण, विस्फोट के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसको भी जानना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्याएं आती हैं? तो पहली समस्या कि शिक्षा व्यवस्था में कमी, शिक्षा व्यवस्था में कमी। दूसरा स्वास्थ्य का अभाव। तीसरा पोषण या खाद्यान्न की कमी। चौथा रोजगार की कमी। पांचवा आवास की समस्या। छठवां प्रदूषण। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्या, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो आप देखेंगे कि जब जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या की अधिकता होती है, तो इन समस्याओं से कोई देश, कोई समाज ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्कूलों की कमी हो जाएगी, स्कूल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, स्वास्थ्य का अभाव हो जाएगा, हॉस्पिटल की कमी पड़ जाएगी, हॉस्पिटल अच्छे किस्म के नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। उस बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए जो सब्जियां, फल और पोषक पदार्थ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। रोजगार की समस्या आती है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। आवास की समस्या आती है, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता है। प्रदूषण की समस्या आती है, जब ज़्यादा लोग रहेंगे कम जगह पर तो प्लांट नहीं रह पाएंगे, जंगल कटेंगे, खेती के
कमी होगी, बल की कमी होगी तो प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका दोहन करती है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, और फलस्वरूप वो ये विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो जाती है और इस प्रकार एक बहुत बड़ा जटिल समस्या होता है। एक पॉइंट इसमें और देखेंगे कि तो फिर इसका क्या कारण है, कैसे इसका नियंत्रण करेंगे, ये जनसंख्या विस्फोट से कैसे निपटेंगे, क्या हमको करना चाहिए। तो इसके लिए 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। एक तो सीमित परिवार है, उस सीमित परिवार की जो अवधारणा है उसको लोगों को समझाना चाहिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, या अब तो ऐसा स्लोगन चला कि हम दो हमारे एक, और इस तरह की बातों को लोगों को प्रचारित करना चाहिए कि एक सीमित परिवार, छोटा परिवार रहेगा तो उसको ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, आवास, इन सभी सुविधाओं से हम युक्त कर सकते हैं, उसको संतृप्त कर सकते हैं। दूसरा समझाना चाहिए कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उन जनसंख्या नियंत्रण के तरीके हमको बताने चाहिए, जो गर्भ निरोधक व्यवस्थाएं हैं उसको समझाया जाए और कैसे जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, इसके प्रति लोगों को काफ़ी मात्रा में जागरूक किया जाए। और तीसरा है कि वैधानिक तरीका अपनाया जाए। वैधानिक तरीके का मतलब है कि बहुत सारे नियम सरकार ने बनाया है कि 18 साल से नीचे की लड़की और 21 साल से नीचे के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा करते हैं तो बाल विवाह के दायरे में आएगा और वो दंडनीय है, वो मान्य नहीं है। तो सरकार ये वैधानिक प्रयास करती है कि जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए। तो ये 3 सीमित परिवार का महत्व बताना, गर्भ निरोधक उपाय बताने कि जनसंख्या का नियंत्रण हो, जन्म दर न बढ़े, और वैधानिक तरीके का जो है उपयोग करके हम बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।